वेलकम सब कोई। कॉस्ट एंड टैक्स का ये रिकॉर्डेड सेशंस है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, आज से नॉर्मल क्लास हम लोग चालू कर रहे हैं, मेन क्लास चालू होगा अब से। ठीक है, और ये एक्सेस, वीडियो का एक्सेस उन्हीं को मिलेगा जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है। ठीक है, और वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में अपना अपना रजिस्ट्रेशन लिया है और अपना अपना ईमेल आईडी मेरे को दिया है। ठीक है, जिसने जो जो सब्जेक्ट लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक बार सिलेबस थोड़ा सा हल्का सा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम डेमो क्लास में सिलेबस डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये डिस्कस कर रहे हैं वापस से क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कोई बाद में आता है बोलता भैया हमको ये क्लास लेना है, स्टार्टिंग से ही करना है, तो हम इसलिए वापस से इसमें थोड़ा सा सिलेबस दोहरा दे रहे हैं, ताकि वापस से अगर कोई नया क्लास लेना चाहे और ये वीडियो का लिंक हम उसको देंगे और देखने के लिए, तो ये वीडियो से वो पूरा फिर से एक बार सिलेबस एक बार जान पाए कि हाँ हमको कवर क्या क्या करना है सिलेबस में। ठीक है, तो हम इसके अंदर सारा चीज नहीं डिस्कस करेंगे, अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारा चीज डिस्कस नहीं करेंगे, बस चैप्टर्स का नाम डिस्कस करेंगे और उसका वेटेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम डेमो क्लास में दे चुके हैं, वो डेमो क्लास सबके लिए ओपन है, सब कोई उससे देख सकता है। तो जब भी कोई हमको मेरा डेमो क्लास देखेगा तो उसको उसको पूरा सिलेबस के बारे में जानने को मिलेगा कि हाँ सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। सिलेबस में अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो कॉस्टिंग 40 मार्क्स, ये टोटल पेपर कितना का होगा? 100 मार्क्स। एट्टी प्लस 20 किस चीज का? प्रोजेक्ट का। ठीक है, 80 प्लस 20 प्रोजेक्ट का। तो कॉस्टिंग में 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में क्या क्या चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे भैया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में कवर करके आ चुके हैं, जिसमें ईओक्यू वगैरह आपने देखे थे। ठीक है, तो ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2, ये कवरेज देगा अपने को 10 मार्क्स का। ठीक है, यहां पे चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है, प्लस चैप्टर नंबर 3 मेथड्स ऑफ रेमुनरेशन। मेथड्स ऑफ रेमुनरेशन मतलब वही जो हम लोग मेथड्स के बारे में हम लोग जाने थे, फ्लैट टाइम रेट मेथड, पीस रेट मेथड, हालसे वेयर, हालसे और रोमन के बारे में, टेलर और मेरिक के बारे में। ठीक है, तो वो सबको मेथड्स बोलते हैं कि किस तरह से हम लोग रेमुनरेशन देंगे। और कॉस्ट ऑफ लेबर बेसिकली ये थ्योरी है, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है दोनों। तो इसमें इस पार्ट वाले में हम लोग थ्योरी करेंगे बेसिकली, और इस पार्ट वाले में हम लोग पूरा प्रैक्टिकल्स करेंगे बेसिकली। ऐसे थ्योरी तो दोनों में ही जरूरत है, क्योंकि मेथड्स ऑफ रेमुनरेशन के बारे में पहले मेथड्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, तो वो भी एक तरह का थ्योरी हो गया। लेकिन नॉर्मली यहाँ से प्रैक्टिकल और यहाँ से थ्योरी है। ठीक है, ये पूरा थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी, प्रैक्टिकल है लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। ठीक है, तो इन दोनों का जो वेटेज है, इन दोनों का वेटेज मिला के, मतलब ये एक ही चैप्टर है, लेबर के अंदर ही दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, बस उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे 25 मार्क्स के लिए, मतलब 40 में 25, मतलब मोर देन 60% मार्क्स ये कवर करता है। और यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें से कोई लंबा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू एसएक्यू आता है, और ये हम लोग पढ़ेंगे 5 मार्क्स के लिए। तो 25 प्लस 10 35 प्लस 5 40 मार्क्स। तो कॉस्टिंग का ये सिलेबस है 40 मार्क्स के लिए। अब आते हैं टैक्सेशन में, ये भी कंप्राइज करेगा 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स में अपने को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला पढ़ना है इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ेंगे 20 मार्क्स के लिए, मतलब 50% यहाँ पे ही हम लोग कवर कर लेंगे। सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं कैपिटल गेन्स, इसके बारे में हल्का सा बताए भी थे, कैपिटल गेन्स होता क्या है, डेमो क्लास में बता दिए थे, ठीक है। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स अपने पढ़ने वाले हैं 10 मार्क्स के लिए। तीसरा नंबर पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब 5 हेड्स ऑफ इनकम में से 3 हेड्स ऑफ इनकम अपने 12 में पढ़ रहे हैं। सैलरी क्लास 11 में पढ़ लिए थे, पीजीबीपी अपने सिलेबस में नहीं है, 11 12 के बोथ क्लासेस के सिलेबस में कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अदर सोर्सेस ये भी अपने पढ़ेंगे 10 मार्क्स के लिए। अगर हम लोग इसका वो चीज़ देखें कि थ्योरी प्रैक्टिकल किस में है, तो ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ही है, लेकिन इस तरह का प्रैक्टिकल इसमें नहीं आता, इसमें बेसिक प्रैक्टिकल तुम लोग को दिया गया है, ठीक है। बहुत ही बेसिक, मतलब नंबर ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाले नहीं है इसमें, ठीक है, कैपिटल गेन्स में। और इसमें भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, और ये दोनों प्रैक्टिकल, ये जो दोनों प्रैक्टिकल है, ये इसमें नंबर्स वगैरह आएंगे कि हाँ नंबर कैसे, मतलब नंबर के साथ अपने को खेलना है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस ये, इस तरह से हम लोग को खेलना है, ठीक है। और ओवरहेड्स भी पूरा थ्योरी है, इसमें से कोई सम नहीं है, ये भी थ्योरी है। तो ये अपने एक बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं अपने कॉस्ट एंड टैक्स का सिलेबस का, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉस्ट एंड टैक्स का सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक था, ये हम देख चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहला क्लास की तरफ चलते हैं, और पहला क्लास में हम लोग सीखते हैं कि पहला चैप्टर में हम लोग उठाते हैं और टॉपिक सीखते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है अपने, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल अपने स्टार्ट करते हैं, चलो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही तुम लोग लिख सकता है, ठीक है। नोट्स वगैरह हम दे देंगे, ठीक है। इसके साथ एक पीडीएफ अटैच कर देंगे, तुम लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और नोट्स वगैरह हम दे देंगे इसका। तो हम ज़्यादा हर एक चीज़ लिखते हुए नहीं चलेंगे, ठीक है। नोट्स हम समझाते जाएंगे, और तुम लोग क्या करना, उस फिर नोट्स से ही तुम लोग पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम सारा बेसिक चीज़ समझाते हुए चलेंगे अच्छे से। तो अपने ये नहीं कि इस चैप्टर में आए हैं भैया प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल में उतर जाए, डायरेक्ट सम करने लगे भैया सम करवाइए, नहीं। थ्योरी ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो थ्योरी को ही पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। अगर थ्योरी नहीं है तो इस सब्जेक्ट में 100 अपन 100 क्या 80 भी नहीं आ सकेगा। तो अपने थ्योरी को ही इसमें समझ लेना कि थ्योरी इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तुम लोग ऐसे लिख लेना क्लास 1, तो ऐसे पता चल जाएगा क्या कि हम लोग किस क्लास में क्या क्या टॉपिक किए थे, ठीक है, और कितने क्लास में ये चैप्टर्स वगैरह खत्म हो रहा है। इस सबसे हम लोग का एक ट्रैक भी बैठे रहेगा कि हाँ इतना क्लास में ये चैप्टर खत्म होना चाहिए और इतना क्लास में चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक्स टू बी स्टडीड, चलो एक एक करके लिखते हैं। इशू ऑफ मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू इशू ऑफ मटेरियल्स। तीसरा बिन कार्ड। चौथा स्टोर लेजर। पांचवा सिमिलैरिटीज बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है हम लोग ये भी पढ़ेंगे।
उसके बाद दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। ठीक है, 7वां नंबर पढ़ेंगे वाई इज बिन कार्ड मेंटेन्ड when stores ledger is there। स्टोर्स लेजर होने के बावजूद भी अपने बिन कार्ड को क्यों मेंटेन कर रहे हैं। 8वां नंबर पढ़ेंगे रिकॉन्सिलिएशन ऑफ बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। ठीक है, 9वां नंबर पढ़ेंगे प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज। और 10वां नंबर पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, 10वां नंबर पे अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ये जो नंबर 9 है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज, इसी में सारे मेथड जिसको डिस्कस किया जाएगा, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसका फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़ाया जाएगा। फिर 10वां नंबर टॉपिक यानी चारों के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज का। तो वेराइटीज क्या होगा वो उस समय डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या क्या वेराइटीज है हर एक अलग अलग मेथड में। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक अपने को खत्म करना है इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर के अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, हल्का हल्का वीडियो रहेगा ताकि एक एक टॉपिक को क्लियरली तुम लोग को अंडरस्टैंड करते हुए चलना है आगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पे हर एक टॉपिक को एकदम बढ़िया से समझते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग को कवर करना है ताकि सारा चीज रिविजन तुरंत तुरंत होते रहे और सारा चीज कवर होते रहे, ताकि दिमाग से कुछ ना निकले। ठीक है, तो हिसाब से अपने को एकदम धीरे धीरे चलेंगे सब चीज समझते हुए। आइए, तो पहला टॉपिक इस तरह से तो तुम लोग लिख लिया होगा। ठीक है, अगर तुम लोग इस तरह से लिख लिया है, सबसे पहले तो नया कॉपी एकदम मेंटेन करो। ठीक है, नया कॉपी एकदम बढ़िया से मेंटेन करो, मोटा सा कॉपी ले लो तुम लोग। ठीक है, और मोटा कॉपी में लेके पहला पेज में सिलेबस लिख लो, क्या सिलेबस है, कितना मार्क्स का है। फिर एक पेज छोड़ के, मतलब जैसे ऐसे तुम लोग उलाटा इस पेज को, तो ये पेज छोड़ देना, फिर इस पेज में तुम लोग चैप्टर स्टार्ट करना। ठीक है, ये पेज पूरा ब्लैंक रखना और इस पे पूरा सिलेबस लिख लेना। फिर यहाँ से स्टार्ट करना तुम लोग, और यहाँ पे टॉपिक्स टू बी स्टडी जैसे हम लोग लिखे हैं चैप्टर क्लास 1। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है 2, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 अच्छे से लिख लेना, क्लास 1 टॉपिक्स टू बी स्टडीड। और अपने फिर उसको सीरियल वाइज करेंगे। ठीक है, उसको डिफरेंट पेन इस्तेमाल करना, फिर सीरियल वाइज करेंगे, ऐसे लिखना 1 एकदम अच्छे से। कि नंबर पहला टॉपिक आ रहा है क्या, इश्यू ऑफ मटेरियल्स। क्या, इश्यू ऑफ मटेरियल्स। इस तरह से अंडरलाइन करके या फिर तुम उसका बॉक्स बना सकता है कि हाँ दिखे कि ये हाँ अलग हेडिंग है, और ये मतलब जो हम लोग 1 2 3 4 सीरियल नंबर दे रहे हैं उसी का सबसे पहला पार्ट है ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा, समझ में आया कि हाँ कहाँ पे अपने हम लोग अभी प्रोग्रेस में हैं। तो इश्यू ऑफ मटेरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताए थे कि हर एक फैक्ट्री का, मान लो एक कंपनी है या फैक्ट्री है, उसका स्टोर डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ओके। गुड्स जब आता है
बाहर से फैक्ट्री पहुंचता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट्री का गेट है। तो जब गुड्स बाहर से आता है और फैक्ट्री पहुंचता है, तो फैक्ट्री के आने के बाद ये हम वापस से पूरा चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हम डेमो क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वापस से तुम लोग डेमो किया ही है तो आई थिंक सो तुम लोग को पता होगा। तो जब तुम लोग को गुड्स जब बाहर से आएगा और जब फैक्ट्री में आके वेट करेगा, जब घुसेगा, तो वो सारे गुड्स हम लोग कहाँ स्टोर कर देते हैं? स्टोर्ड इन स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। स्टोर्ड इन मतलब या फिर केप्ट इन मतलब रखा जाता है स्टोर डिपार्टमेंट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या यहां पे रखे रहेंगे? नहीं, इसको तो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कौन इस्तेमाल करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल्स को इस्तेमाल करता है, यूजेस मटेरियल्स, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस मटेरियल को इस्तेमाल करता है और जब इस्तेमाल करता है तो उस मटेरियल को चाहिए होगा, तो मंगाता कहां से है? उसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। रिक्वेस्ट करता है और जो रिक्वेस्ट करता है उसी को अपने बोलेंगे स्टोर्स रिक्विजिशन नोट। क्या बोलते हैं? स्टोर्स रिक्विजिशन नोट बोलते हैं, ठीक है। स्टोर्स रिक्विजिशन नोट बोलते हैं इसी को, मतलब रिक्वेस्ट करता है, तो उसी रिक्वेस्ट वर्ड से नाम आया रिक्विजिशन। तो स्टोर्स रिक्विजिशन नोट इशू करता है जिसमें ये मेंशन रहता है कि कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल कितना क्वांटिटी में हमको चाहिए, कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल कितना क्वांटिटी में हमको चाहिए होगा, ये लिखा रहता है रिक्विजिशन नोट में। और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजता है स्टोर डिपार्टमेंट में कि हमको ये गुड्स दीजिए। फिर जो स्टोर कीपर रहता है, स्टोर डिपार्टमेंट को संभालता कौन है? स्टोर कीपर संभालता है। तो जो स्टोर कीपर रहता है वो क्या करता है? मटेरियल सेंड करता है, सेंड मटेरियल्स कहां से कहां तक? स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेंड करता है, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेंड करता है, कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कंसर्न्ड हो, ठीक है। अब हो सकता है कि 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी सी, तो ए ने मंगवाया हो तो वो ए को सेंड करेगा, अगर बी ने मंगवाया तो बी को सेंड करेगा, और सी ने मंगवाया तो सी को सेंड करेगा, ठीक है। जिसको जो मंगवाया वही सेंड करेगा, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस sending of materials from store to production department, this sending of materials from store to production department is called issue of materials, ठीक है। ये जो सेंड कर रहा है मटेरियल, तो इसी प्रोसेस को जहां से मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से निकल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहा है, इसी को तो अपने इश्यू ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं। सिंपल सा एकदम कहानी है, ठीक है। इशू करना मतलब भेजना एक जगह से दूसरी जगह तक, क्या चीज को भेजना? मटेरियल को भेजना। तो इसी प्रोसेस को इश्यू ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में कि स्टोर कीपर को जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेजिशन नोट भेजेगा जिसमें डिटेल्स मेंशन किया रहता है कि कौन सा मटेरियल कितना क्वांटिटी में चाहिए, तो फिर वो स्टोर कीपर कंसर्न डिपार्टमेंट, अगर 3 4 है 5 है,
ठीक है। तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, ABCDE, जो भी जिस फैक्ट्री में जो भी हो, तो जिस फैक्ट्री को, जिस कंसर्न डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो गुड्स भेजता है, तो यही जो प्रोसेस अपनाता है वो गुड्स भेजने का, द सेंडिंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम स्टोर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसी को इश्यू ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पे खत्म हुआ, इश्यू ऑफ मटेरियल्स फिनिश्ड हो गया, यानी नंबर 1 टॉपिक अपने क्या किए, खत्म कर लिए। ठीक है, नंबर 1 टॉपिक खत्म कर लिए। तो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 2, जो अपने 10 टॉपिक है उसमें से सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ मटेरियल्स। मतलब सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इश्यू ऑफ मटेरियल्स करते हैं, जब गुड्स एक डिपार्टमेंट यानी स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मूव करता है, तो उस समय हम लोग को क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई इशू ना हो। ठीक है, कोई झमेला खड़ा ना हो मेरे को, कि किस इस रिकॉर्ड को अगर हमने मेंटेन करेंगे तो सब चीज साफ रहेगा और अपने कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, सारा रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन हुआ रहेगा। इसीलिए उसको पढ़ते हैं अपने इसके अंडर, रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ मटेरियल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर ए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग वापस से नंबर नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर नंबर डालेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा कि 1 2 वापस से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे, नंबर ए, गुड्स रिसीव्ड नोट। नंबर बी, मटेरियल इशू रिक्विजिशन और इसका नाम है स्टोर्स रिक्विजिशन नोट। ठीक है, नंबर सी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल रिटर्न नोट। ये सारे चीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, लेकिन क्योंकि अब मेन क्लास चालू हो गया तो वापस से एक बार रिपीट करना ही पड़ेगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल ट्रांसफर नोट। नंबर ई हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ मटेरियल्स। और लास्ट नंबर एफ पढ़ेंगे अपने मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। और इसका और एक नाम था, हम बताए थे, मटेरियल इशू, उसको पकड़ के एनालिसिस करते हैं तो मटेरियल इशू एनालिसिस शीट उसको बोलते हैं। ठीक है, नोट नहीं है, ये शीट है। ठीक है, तो ये 6 चीज अपने रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ मटेरियल्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बाई एक। नंबर ए, तो इस तरह से तुम लोग लिख लेना, वापस से 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, गुड्स रिसीव्ड नोट। ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन कर लो या फिर उसको बॉक्स में तुम लोग बना सकता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले गुड्स रिसीव्ड नोट क्या हुआ, एक फैक्ट्री है, ये उसका स्टोर डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके अंदर कौन उसको मेंटेन करता है, स्टोर कीपर। ठीक है, और सारा गुड्स यहाँ रहता है। ठीक है, ये सारा गुड्स इसके अंदर रहता है। आया? ठीक है, अब क्या होता है, ऑब्वियसली
गुड्स आता है बाहर से, सप्लायर से, ठीक है। ठीक है, तो गुड्स तो ऑब्वियसली आएगा सप्लायर की तरफ से, फैक्ट्री में घुसेगा, सारा जांच पड़ताल होगा, उसका सारा चीज जो भी उसका स्लिप वगैरह है उस पर साइन वगैरह होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब फैक्ट्री में गुड्स घुसता है, तो अभी हम पहले बताए थे कि फैक्ट्री में गुड्स घुसने के बाद कहाँ इसको उसको स्टोर किया जाता है, उसको स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। ओके, अब क्या होता है कि जितने दिन में, ठीक है, एक दिन में जितने भी हमको गुड्स रिसीव्ड होंगे, एक दिन में स्टोर कीपर जितना भी गुड्स रिसीव करेगा, उस गुड्स को क्या करेगा, एक हम लोग उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, प्रिपेयर्स रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड का तैयार करेगा कि हमको कौन कौन से गुड्स, किसमें गुड्स आए हैं और हम किसको किसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करेगा और उस रिकॉर्ड के लिए एक नोट प्रिपेयर करेगा, ठीक है। काफी सारा रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करता है और एक नोट प्रिपेयर करता है, ठीक है, ये बताते हुए कि हाँ, यही सारे गुड्स हमको इस नोट के द्वारा मिला आज के दिन और हम उसको स्टोर कर चुके हैं, तो उसी को नाम दिया गया गुड्स रिसीव्ड नोट, ठीक है। शॉर्ट में GRN बोलते हैं, GRN, ठीक है, ये सबको क्या बोलते हैं, GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। और वो क्या करता है, उसको सीरियल वाइज कर देता है, जैसे नंबर 1 हुआ ये, नंबर 2 हुआ ये, ठीक है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, एक दिन में जितना भी है वो सब रिकॉर्ड करते रहता है, ठीक है। अब अगले दिन होगा तो 7, 8, 9, इससे काउंट गिनती चालू होगा, ठीक है। इस तरह से सबको कर देता है और वो सब इसको क्या करता है, ट्रिप्लिकेट में बनाता है, ठीक है। ट्रिप्लिकेट मतलब 3 कॉपीज में बनाता है, 3 कॉपीज तैयार करता है सबका। जो भी बनाएगा, जितना भी GRN बनाएगा एक दिन में, 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, ठीक है, 10 बनाए, जितना भी GRN तैयार होगा उसका 3 कॉपी बनाएगा, ठीक है, 3 कॉपीज। फिर 3 कॉपीज में किसको किसको कौन कौन सा क्या देगा, तो एक कॉपी जो है ये स्टोर में रहता है और जो 2 कॉपी है वो परचेज डिपार्टमेंट में चला जाता है, ताकि परचेज डिपार्टमेंट को भी तो पता रहे ना कि हाँ, ये जो गुड्स रिसीव नोट है नंबर 1 से, यही उस जो नंबर 1 GRN नंबर 1 है उसको जो स्टोर कीपर ने प्रिपेयर किया था, तो GRN नंबर 1 में जो जो गुड्स वो रिसीव किया वही वही चीज वो अपने हमको भी वही कॉपी दिया है जो वो उसके पास है, ठीक है, ताकि इससे क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकेगा कि हाँ, कभी कुछ गड़बड़ निकला तो अगर मान ले GRN नंबर 5 में गड़बड़ निकला तो GRN नंबर 5 में परचेज डिपार्टमेंट बोलेगा मेरे तो ये परचेज किया गया है क्योंकि स्टोर कीपर ने भी मुझे यही कॉपी दिया है वो प्रिपेयर करके, तो हम लोग जाके एक बार चेक करेंगे कि स्टोर कीपर क्या रिकॉर्ड किया है और जो GRN का कॉपी मेरे को दिया उसमें क्या रिकॉर्डेड है, तो इससे क्या हो जाएगा, क्रॉस वेरिफिकेशन एक तरह से हो जाता है, ठीक है, ताकि परचेज डिपार्टमेंट के पास भी रिकॉर्ड रहे, क्योंकि मेन तो परचेज डिपार्टमेंट ही करता है और स्टोर के पास भी उसका एक रिकॉर्ड रहना चाहिए ताकि ये पता करे परचेज डिपार्टमेंट या बता सकता है कि हाँ, ये गुड्स अपने पास स्टोर में है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर आता है परचेज करने के लिए, तो परचेज डिपार्टमेंट ने पहले देख लेता है, GRN से मिला लेता है कि हाँ, ये सारा गुड्स मेरे पास है स्टोर में कि नहीं, तो स्टोर में कौन सा गुड्स है कौन सा गुड्स नहीं है वो परचेज डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है, क्योंकि उसके पास GRN होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास GRN होता है जो कि स्टोर कीपर बना के देता है कि हाँ, ये गुड्स मेरे को रिसीव हुआ, इसका कॉपी आप भी एक तो रख लीजिए, तो आपको पता चल सकेगा कि हाँ, मेरे पास कौन कौन सा गुड्स है, ठीक है। आया, तो उस हिसाब से GRN प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। हाँ, अब वो स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर कीपर अब फिर जब आगे आगे गुड्स बढ़ाएगा तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे जब गुड्स खत्म होगा तब फिर परचेज डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आएगा कि हाँ, आप गुड्स परचेज करिए। फिलहाल लेकिन एक परचेज डिपार्टमेंट को भी वो लोग गुड्स का एक जो गुड्स रिसीव नोट होता है वो भेज देता है, ठीक है, प्रिपेयर्स रिकॉर्ड।
आया। तो ये होता है गुड्स रिसीव्ड नोट। इसका अगर हम लोग देखें तो ये किस तरह दिखता है, इसका एक बार हम लोग हल्का सा झलक देखते हैं किस तरह दिखता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स, एक कंपनी का नाम दे दिया वो लोग, कंपनीज नेम, यहाँ पे लिख दिया गुड्स रिसीव्ड नोट GRN। ठीक है, GRN को बना दिया, मतलब पहले से बना हुआ होता है, उसमें खाली वो लोग डिटेल फिल कर देता है। ठीक है, तो GRN में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास ऑफ पैकेज लिख दिया है। देख, अब ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि हाँ कि क्लास ऑफ पैकेज, नंबर ऑफ पैकेजेस, ठीक, क्लास ऑफ पैकेजेस इस तरह से लिख दिया। अब हम ये बोल रहे थे कि जरूरी नहीं है कि सारा कंपनी का GRN जो है वो एक जैसा दिखे, नहीं, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है या अलग अलग प्रोडक्ट में डील करती है, तो ऑब्वियस बात है कि अलग अलग कंपनी का GRN नंबर जो भी वो रिसीव कर रहा है वो कुछ अलग तरीके का बन सकता है। ठीक है, बेसिक चीज सेम रहेगा। ठीक है, बेसिक चीज जो देना है वो सेम रहेगा, लेकिन उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे क्लास ऑफ पैकेजेस, नंबर ऑफ पैकेजेस, ये एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो क्या देगा कंपनी, क्या नहीं देगा, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर लिख दिया, GRN नंबर, तो ये तो जरूरी होता है। ठीक है, नंबर तो मेंशन करना जरूरी होता है, ये सभी को नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद पैकेजेस मार्क्ड है कि नहीं है, किस तरह से मार्क्ड है, हम एग्जांपल दे रहे हैं एक तरह से, पैकेजेस मार्क्ड हो गया। फिर या फिर कैरेज किसको पे करना है या कैरेज कितना हम पे किए, कैरेजेस पेड और टू पे, इसको कितना देना है। ठीक है, इस तरह से जो भी कंपनी चाहे वो कर सकती है। नंबर इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लास ऑफ पैकेजेस यानी फर्स्ट क्लास, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पैकेज करके आया, फर्स्ट क्लास पैकेज, कितना नंबर ऑफ पैकेज, मान लो 50 नंबर ऑफ पैकेजेस आया है। पैकेजेस मार्क्ड, किस तरह से मार्क किया गया है, उसमें कौन सा साइन लिखा हुआ है या कुछ और तरीके से लिखा हुआ है, कुछ भी तो वो मार्क किया हुआ है। कैरेज किसको पे किया है या कौन पे करेगा, ठीक है, या कितना रुपया पे कर चुका है वो लिखेगा। फिर उसमें बेसिक चीज़ आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर का नाम, कि किस सप्लायर से आया वो, किस सप्लायर से हम खरीदे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या आया है। एक नंबर मेरे पास फॉर एग्जांपल हम कुछ मंगाए हैं, फॉर एग्जांपल नेल्स, मतलब प्रेक वगैरह मंगाए हैं। ठीक है, नेल्स वगैरह मंगाए हैं, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि हाँ नंबर 1 क्वालिटी नेल्स 2.5 इंच का नेल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग लिख दिए 2 इंचेस नेल्स A1 क्वालिटी, इस तरह से। ठीक है, हम लोग लिख दिए। ठीक है, जब हम लोग भी जाते थे ऑडिट करने तो वहाँ पे भी इस तरह से GRN में हम लोग चेक कर लेते थे कि हाँ जो आया है 1 नंबर क्वालिटी, तो आप भी यहाँ पे A1 क्वालिटी वाला मेंशन किए हैं कि नहीं गुड्स का, एक बार डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल डेट ऑफ डिलीवरी, कब डिलीवर हुआ। उसके बाद फॉर एग्जांपल क्वांटिटी कितना हुआ, मतलब क्वांटिटी कितना आया, 500 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 50 किलो। ठीक है, कौन सा बिल नंबर आया, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। ठीक है, बिल नंबर या इनवॉइस। उसके बाद डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, डेट मतलब इनवॉइस का बिल नंबर या फिर 20 इनवॉइस का डेट कौन सा है, किस रेट पे आया है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमाउंट मतलब कितना टोटल लगा अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद कुछ अगर मेंशन करना है तो करना है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सप्लायर, डिस्क्रिप्शन, डेट, क्वांटिटी, बिल नंबर या इनवॉइस, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, या डेट ऑफ इनवॉइस तो इंपॉर्टेंट है, रेट इंपॉर्टेंट है और अमाउंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इस सारे में सारे इंपॉर्टेंट है, ऑल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मेंशन करना है। हाँ, यहाँ पे क्या क्या चीज है वो कंपनी अपने हिसाब से सेट कर लेगा। नंबर एक इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर एक इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी कौन सा क्या है क्या नहीं वो कंपनी डिसाइड कर लेगा। और ये सब चीज लिखना है। हाँ, कंपनी इसको सीरियल नहीं लिख के इधर उधर भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल सप्लायर नेम लास्ट में दिया, पहले क्या कौन सा गुड्स आया, डेट ऑफ डिलीवरी सबसे पहले दे दिया, कौन सा गुड्स आया बाद में दे दिया, फिर क्वांटिटी दे दिया, फिर तुम्हारा क्वांटिटी के बाद सीधा रेट दे दिया कि हाँ इतना क्वांटिटी इतना रेट से इतना अमाउंट का आया, फिर इनवॉइस नंबर लास्ट में दिया, बिल नंबर लास्ट में दिया, डेट ऑफ डिलीवरी लास्ट में दिया। तो ये आगे पीछे कंपनी कर सकता है, ये पूरी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबका लगभग लगभग यही होता है। ठीक है, लेकिन
वो कंपनी डिपेंड करता है कि कौन सा हम पहले लिखेंगे, कौन सा बाद में लिखेंगे, लेकिन ये सब चीज़ मेंशन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था अपना गुड्स रिसीव्ड नोट। इस तरह से कुछ दिखता है। हम जो नोट्स बनाए हैं, जो तैयार किया हुआ क्लास 12 के लिए ऑलरेडी जो तैयार किया हुआ था, उसमें सारा चीज़ का हम डिस्क्रिप्शन डाल दिए। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि कौन सा चीज़ किस तरह दिखता है, उसका फोटो हम चिपका दिए हैं नोट्स में। तो उसका हम नोट्स खींच के भेज देंगे, ठीक है। अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। और उसको हम तुमको क्लिक करके भेज देंगे, तो तुम लोग वहाँ से पढ़ सकता है और देख सकता है हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये था अपना गुड्स रिसीव नोट, यानी पॉइंट नंबर 1 खत्म हुआ। सेकेंड टॉपिक में आते हैं, मटेरियल इशू और स्टोर्स रिक्विजिशन नोट। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग समझाए थे तुमको इसके पहले वाले टॉपिक में कि ये गुड्स रिसीव्ड नोट के बारे में, तो कौन बनाता होगा, उसको कौन प्रिपेयर करता होगा, हम तुरंत बता दिए थे कि स्टोर कीपर उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो वो प्रिपेयर करता है स्टोर कीपर। अब अपने पढ़ेंगे क्या, मटेरियल इशू और रिक्विजिशन नोट, ठीक है। अब क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दरकार पड़ा स्टोर से मटेरियल लेने का, ठीक है। नीड्स मटेरियल, इसको मटेरियल लेने का दरकार पड़ा, तो ये क्या करेगा, एक रिक्विजिशन नोट बना के देगा, ठीक है। जिसमें कौन सा मटेरियल कितना क्वांटिटी में चाहिए वो हमको लिख के देगा। किसको, स्टोर डिपार्टमेंट को, कौन सा मटेरियल कितना क्वांटिटी में लिख के देगा वो, ठीक है। ओके, तो हर एक कंपनी या हर एक अपना फैक्ट्री का अपना नियम होता है, या फिर ये समझ ले कि ये स्टैंडर्ड नियम है, ठीक है, कि जब भी स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स जाएगा, ठीक है, तो वो ये एक बार हमको ये देख लेना है कि जब भी स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स गया, तो वो पूरा का पूरा प्रॉपर अथॉरिटी के साथ जाए, ठीक है। गोज विथ प्रॉपर अथॉरिटी, ठीक है। गोज विथ प्रॉपर अथॉरिटी या फिर प्रॉपर परमिशन, ठीक है। अगर प्रॉपर अथॉरिटी या प्रॉपर परमिशन ना होगा तो भैया गुड्स नहीं जा सकता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यही जो नोट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, स्टोर के पास भेजता है, जिससे कि गुड्स जाए, तो जब वो नोट भेजेगा तो स्टोर कीपर क्या करेगा, साइन करेगा। किसके, साइंस द रिक्विजिशन नोट, ठीक है, फॉर अथॉरिटी, ठीक है। मतलब स्टोर कीपर उस नोट को साइन किया, ये दिखा दिया कि हाँ हम जो साइन किए हैं वो हम प्रॉपर अथॉरिटी दे दिए हैं कि हाँ आप अब ये गुड्स यहां से लेके वहां तक जा रहा है, ठीक है, और इसका जिम्मेदारी हम उठाते हैं, ठीक है। इसी नोट को बोलते हैं स्टोर्स रिक्विजिशन नोट, ठीक है, स्टोर्स रिक्विजिशन नोट। इसको भी 3 कॉपी में प्रिपेयर किया जाता है, इसको भी 3 कॉपी में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। आया समझ में स्टोर्स रिक्विजिशन नोट, कि जब भी स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स जाता है तो हमको भैया ये देख लेना होता है कि कभी भी गुड्स जब स्टोर से प्रोडक्शन में जाए तो बिना प्रॉपर अथॉरिटी के ना जाए, मतलब बिना साइन किए या बिना चेक किए हुए, मतलब उसको कोई अथॉरिटी करेगा कि हाँ हम साइन करते हैं और हम इसका जिम्मेदारी उठाते हैं कि गुड्स यहाँ से वहां गया है। कल के दिन कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गया, कहीं भी गड़बड़ घोटाला हुआ, तो ये
सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि हम साइन करके दिए हैं कि गुड्स यहां से वहां गया ही है, ठीक है। तो इसको भी 3 कॉपी में दिखाता है, ठीक है। कैसे? 2 कॉपी स्टोर के पास जाएगा और 1 कॉपी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद रख लेता है, ठीक है, क्योंकि वो बनाता है, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो बनाएगा, यहां पे एक लाइन लिख ले, प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो बनाएगा। तो 1 कॉपी अपने पास रखेगा कि हाँ, कि जब वापस उसका जो कॉपी आएगा स्टोर डिपार्टमेंट से, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट को जो भेजे हैं, तो जो जो गुड्स वो भेजा है उससे अपने एक बार मैच कर लेंगे कि हाँ ये गुड्स मंगाए थे वही वही आया है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास 1 रखेगा और 2 कॉपी भेजेगा स्टोर, ठीक है। और स्टोर कॉपी ठीक है। और उसके बाद जब 2 ठो वो स्टोर भेजेगा, तो स्टोर के भेजने के बाद 1 स्टोर के पास रह जाएगा और 1 कॉपी फिर से स्टोर को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई साइन करके ना जाएगा, वो तो साइन करके ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर हम सिर्फ भेजे और कोई बंदा वहां से सिर्फ गुड्स ले आ रहा है बिना किसी एक साइन का पेपर का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये देखिए बिल, ये मेरे पास है, हम इससे बाहर ले जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जब बिग बाजार में जाएगा, तो बिग बाजार में जब तुम लोग अंदर बिल कटा लेता है तो एक बार गेट पे तुमको दिखाना पड़ता है कि तुम लोग सही में इसका जो गुड्स है वो खरीदा है कि नहीं खरीदा, उसका क्या प्रूफ है। तो वैसे ही जब गुड्स स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मूव कर रहा होगा, तो रास्ते में उसको एक बिल उसके साथ जाएगा कि अगर रास्ते में कोई पकड़ लिया कि ये गुड्स कहाँ तुम ले जा रहे हो बताओ हमको, बोला सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जा रहे हैं। बोलता है रिक्विजिशन नोट कहाँ है दिखाओ। बोला सर ये रहा रिक्विजिशन नोट, ये गुड्स मंगाया गया था, स्टोर कीपर ने वहां साइन किया है कि ये गुड्स जा रहा है, ये मेरे पास रिक्विजिशन नोट है, हम जाके उसको दे देंगे। बोलता है वेरी गुड ले जाओ, ठीक है। आया? तो ये होता है, तो इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, ठीक है। अच्छा, किस तरह दिखता है हम फिलहाल ये नहीं बता रहे यहाँ पे किस तरह दिखता है, वो हम अभी नोट्स भेज दे रहे हैं, ठीक है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में तुम लोग देखना, वहाँ पे लिंक दिया होगा, ठीक है। तो वो नोट्स चला जाएगा तुम्हारे पास, वो नोट डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके उसको एक बार पढ़ते हुए फिर अपने वहां से नोट्स भी पढ़ लेना, मैच कर लेना, ठीक है। तो रिवाइज करके रखना। तो आज हम लोग क्या करते हैं, ये 2 टॉपिक जो हम लोग डिस्कस किए वही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंड ऑफ क्लास 1। ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं क्लास 1 को, छोटा ही रखते हैं। 3 टॉपिक की डिस्कस किए हैं, ठीक है। ज़्यादा हेवी नहीं करते हैं, आराम आराम से चलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तुम लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना नोट्स को, ठीक है। नोट्स को डाउनलोड करने के बाद किसी को शेयर मत करना, जो वीडियो देख रहा है सिर्फ यही वीडियो को शेयर मत करना किसी और के साथ, क्योंकि तुम लोग इसको रजिस्टर किया है तुम लोग, ठीक है। तुम लोग इसको पे करेगा, तो ये मत करना कि हम लोग पे कर रहे हैं तो हम किसी फायदा किसी और को उठाने दें, ठीक है। तुम लोग पे कर रहा है, तुम्हारा पैसा लगा है, तो तुम लोग ही देखो, ठीक है। तो एंड ऑफ क्लास 1 करते हैं, फिर अगले दिन क्लास 2 स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। और बिजनेस स्टडी कब स्टार्ट करेंगे वो भी हम एक बार ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। क्योंकि बिजनेस स्टडी के लिए श्वेता का फॉर्म अभी नहीं आया है, तो इसलिए हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, तुम लोग अगर कोई और बिजनेस स्टडी ज्वाइन करना चाहता है तो एक बार पूछ लो सबसे, तो एक बार फिर से बिजनेस स्टडी हम लोग फिर से शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि दिक्कत होगा, बीच में कोई आएगा ज्वाइन करेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्लास 1 को ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो हम नोट्स भेज दे रहे हैं, तुम लोग उसको पढ़ते रहो, उससे पढ़ना, और जहाँ तक हम पढ़ा है उसको वहाँ पढ़ के रखना, ठीक है। चलो बाय।